लंबे थन वाली जादुई बकरी। नारद नाम के चरवाहे के पास कुछ भेड़ें थी। वो भेड़ें चराने का काम करता था। जब वो भेड़ें चराने ले जाया करता था, तब उसकी पत्नी मालती भेड़ों के रहने की जगह को अच्छे से साफ करती और उनके लिए अच्छा अच्छा चारा और पानी लाकर रख देती थी। नारद और मालती की एक बेटी मधु थी। उसे अपनी भेड़ों से बहुत प्यार था। स्कूल से फ्री होने पर उसे जितना भी समय मिलता था, वो अपनी भेड़ों को चारा खिलाती, पानी पिलाती और उनके साथ बहुत खुश रहती। और छुट्टी वाले दिन तो उन्हें चराने भी ले जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मधु अपनी भेड़ों को चराने के लिए घर से थोड़ी दूर ले गई। सारी भेड़ें बड़े आराम से चर रही थीं और मधु ने अपने दोपहर का खाना निकालकर जैसे ही खाना शुरू किया कि तभी उसे कहीं से एक बकरी के रोने की आवाज आने लगी। अरे, ये किसकी आवाज है? ये मेरी भेड़ों की आवाज तो नहीं लग रही है। हाँ, शायद ये किसी बकरी के रोने की आवाज लग रही है। मधु के देखने पर पता चलता है कि एक बड़े बड़े थन वाली बकरी भूख के मारे रो रही है। मधु उसके बड़े बड़े थन देखकर हैरान रह जाती है। आज से पहले उसने इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी कहीं नहीं देखी थी। अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी मैंने तो आज तक नहीं देखी। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम छाया है। मेरे मालिक ने मेरे बड़े बड़े थनों की वजह से तंग आकर मुझे जंगल में छोड़ दिया। सभी मेरे बड़े बड़े थन देखकर मुझसे दूर भागते हैं। जंगल में मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे कोई खा ना जाए। अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। छाया मधु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ घर आ जाती है। घर पर जब मधु के माता पिता छाया को देखते हैं तो मधु पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या मधु, तुम किसकी बकरी उठाकर ले आई हो? और वो भी इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी। ये तो मुझे एक नंबर की बेकार बकरी लग रही है। जाओ इसे वापस छोड़ाओ। नहीं माँ, ये वापस नहीं जाएगी। छाया हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन मधु, तुम इतने बड़े बड़े थन वाली बकरी का करोगी क्या? मुझे तो लगता है इसके थनों में कोई बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से इसके थन इतने सूज गए हैं। हम नहीं चाहते कि एक बीमारी वाली बकरी हमारे भेड़ों के साथ रहे और हमारी भेड़ों को भी इसकी वजह से कोई दिक्कत हो। और वैसे भी इसके रहने के लिए जगह ही नहीं है। हमारी भेड़ें इसे अपने साथ रहने नहीं देंगी। मैं अपनी जगह में से किसी के साथ जगह नहीं बांटूंगी। हाँ, मैं भी इसके साथ अपनी जगह नहीं बांटूंगी। ये हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये हमारी बिरादरी की भी नहीं है। देख लिया मधु बेटा तुमने, भेड़ें भी इसे पसंद नहीं कर रही हैं। जाओ और इसे वापस छोड़ कर आओ। आप सब चिंता मत करो, इसे तुम सबके ऊपर बोझ बनाने के लिए नहीं लाई हूँ। मैं खुद छाया की सेवा करूंगी और उसके लिए एक अलग छोटी सी जगह बना लूंगी। मधु, तुम दिन बर दिन जिद्दी होते जा रही हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बकरी का और इसके बड़े बड़े थनों का करोगी क्या? माँ बाबा, आप चिंता न करें, आप अपनी भेड़ों को संभालिए, मैं अपनी छाया को देख लूंगी। मधु छाया के लिए बाहर दूसरी तरफ रहने के लिए एक छोटी सी जगह बनाती है और उसे खाने के लिए चारा और पानी देती है। चारा खाकर छाया मधु की सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाती है और मधु से कहती है, मधु, तुम कितनी अच्छी हो। अपने माँ बाप से बगावत करके मेरी सेवा कर रही हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर से जाकर बर्तन ले आओ और मेरा दूध निकालो। छाया, क्या तुम दूध देती हो? हाँ मधु, मैं बहुत सारा दूध देती हूँ। मधु दूध निकालने के लिए अंदर से जाकर एक छोटा सा बर्तन लेकर आती है, लेकिन छाया उसे कहती है कि उसका दूध इतने छोटे से बर्तन में नहीं आएगा। फिर मधु जाकर दूध के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है। मधु को इतना बड़ा बर्तन ले जाता हुआ देख उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। जब मधु छाया का दूध निकालने लगती है तो वो इतना बड़ा बर्तन 1 मिनट में भर जाता है। छाया मधु से और बर्तन लाने के लिए कहती है। मधु और बर्तन लेकर आती है और वो बर्तन भी दूध से मिनटों में भर जाता है। धीरे धीरे करके घर के सारे बर्तन छाया के दूध से भर जाते हैं। ये सब देखकर मधु के माता पिता हैरान रह जाते हैं और आकर छाया से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। देखा माँ बाबा, मैं कहती थी ना छाया बहुत अच्छी है, वो कोई मामूली बकरी नहीं है। हाँ मधु, तुम सही कहती थी, हम ही गलत थे। छाया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें अपने साथ रखने से इनकार किया, तुम्हारे थनों को एक बीमारी का नाम दिया। हमें नहीं पता था कि तुम कोई मामूली बकरी नहीं बल्कि जादुई बकरी हो।
हाँ छाया, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारा निरादर किया। हमें नहीं पता था कि भगवान ने कुछ न कुछ सोच समझकर तुम्हें हमारे घर में हमारी गरीबी को दूर करने के लिए भेजा है। छाया, अब हम तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं करेंगे। तुम हमारे इसी घर में रहोगी और हम मिलकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अरे धीरे बोलो मालती, कोई आस पड़ोस वाला हमारी बातें सुन ना ले, और किसी को हमारी छाया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक जादुई बकरी है और इतना सारा दूध देती है। लेकिन ये सारी बातें नारद का पड़ोसी हडिम्बा दीवार के उस पार से सुन रहा था। अरे बाप रे, तो ये बात है। ये बकरी 10 दिन पहले मुझे जंगल में दिखी थी, लेकिन मुझे अजीबोगरीब लगी, इसलिए मैंने इसे घर नहीं लाया। इस बकरी पर तो पहला हक मेरा है। इतना दूध देने वाली बकरी नारद, मैं तुम्हारे घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? मैं आज रात को ही इस बकरी को तुम्हारे घर से गायब कर दूंगा। नारद और मालती के साथ साथ भेड़ें भी छाया को अपना लेती हैं और अपने साथ रहने के लिए जगह दे देती हैं। वहीं रात को जब नारद, मालती और मधु सो जाते हैं तो दीवार से कूदकर हडिम्बा छाया को चुराने के लिए आता है। जैसे ही वो छाया को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है, तभी छाया उसे अपनी सींगों से जोरदार टक्कर मार देती है। हडिम्बा उछलकर दीवार से टकराता है। वहीं दीवार के साथ एक बड़ी सी कील लगी होती है। हडिम्बा के कपड़े उस कील में फंस जाते हैं और वो दीवार के साथ लटक जाता है, जिस वजह से वो दीवार से नीचे नहीं उतर पाता। छाया और उसके साथ भेड़ें जोर जोर से चिल्लाकर अपने मालिक को जगाने लगती हैं। आवाजें सुनकर जब नारद, मालती और मधु बाहर आते हैं तो वो हडिम्बा को दीवार से लटका हुआ पाते हैं। हडिम्बा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? और तुम दीवार के साथ कैसे लटक गए? नारद, मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मैं नीचे उतर नहीं पा रहा हूँ। छाया, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? देखिए जी, मुझे तो लगता है ये जरूर मेरी छाया को ही चुराने आया होगा। छाया, तुम ठीक हो ना? नारद सारे गांव वालों को इकट्ठा करता है और हडिम्बा को सब मिलकर बहुत पीटते हैं। पूछने पर हडिम्बा सबको सच सच बता देता है कि वो छाया की चोरी करने आया था, जिस वजह से चोरी करने के जुर्म में गांव वाले उसे और मारते हैं। अच्छा सबक सिखाकर उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर देते हैं। इस तरह से छाया के कभी न खत्म होने वाले दूध को बेच बेच कर नारद अब गांव में सबसे अमीर बन चुका था। उसका घर भी किसी महल से कम नहीं था। उसके पास 4